नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। इस वीडियो में लूसेंट केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जो अधातु हैं, यौगिक होते हैं एवं धातु, उनके क्या क्या हमारे जीवन में उपयोग हैं या फिर उनको किस प्रकार से उद्योगों में या दिनचर्या में लोगों के उपयोग किया जाता है। 41 है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgCl2 एवं 6H2O। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इंटू वाटर के 6 अणु होते हैं। वाटर के 6 अणु उसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो इसका उपयोग किया जाता है रुई की सजावट में। इसके अलावा सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहारित करने के लिए तो मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है? सबसे पहले रुई से कोई सजावट का सामान बनाना हो उसमें, या फिर सोरेल के सीमेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक फार्मूला है MgCO3। कार्बोनेट जहाँ होती है ना, वहाँ पे CO3 आता ही है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और वहाँ पे बाई कार्बोनेट लगा दे तो बाई में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो बाई कार्बोनेट HCO3। जैसे कि सोडियम बाई कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा होती है, उसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम के साथ H आ जाएगा बाई कार्बोनेट में, वहीं कार्बोनेट में सिर्फ CO3 रहता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसका उपयोग दंत मंजन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा दवा में तथा जिप्सम के लवण बनाने में भी इसका उपयोग होता है। वही मैग्नीशियम है 43 नंबर। तो मैग्नीशियम का उपयोग किसमें किया जाता है? मैग्नीशियम का उपयोग धातु के मिश्रण बनाने में होता है। मैग्नीशियम का उपयोग धातु का कोई मिश्रण बनाना हो या फिर फ्लैश बल्ब बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग धातु का मिश्रण या फ्लैश बल्ब बनाने में या फिर थर्माइट वेल्डिंग बनाने में होती है। धातु का मिश्रण फ्लैश बल्ब या थर्माइट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgCO3। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है चीनी के उद्योग में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चीनी का उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह भी आई है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में, अर्थात कोई अम्ल है उसको काटना है, उसको प्रति मतलब क्या होता है? उसके अपोजिट। तो अम्ल के अपोजिट के रूप में अगर किसी का प्रयोग करेंगे तो वो होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका मुख्य तत्व होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। 46 क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा, और सिर्फ यही एक थोथा है जिसमें कि 5 अणु होते हैं वाटर के। बाकी जितने भी थोथा हैं, व्हाइट थोथा, उजला थोथा, लाल थोथा, जो भी हैं, उन सभी में 7 अणु होते हैं वाटर के। 7 अणु होते हैं वाटर के, परंतु नीला थोथा में सिर्फ 5 अणु होते हैं वाटर के। इसके अलावा कॉपर का सल्फेट यह होता है। ठीक है। इस नीले थोथे का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेल में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में किया जाता है। 47 है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है CuCl2 इंटू 2 अणु वाटर के 2H2O। ठीक है। इसका उपयोग, क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है, जल के शुद्धिकरण में और धागों की रंगाई करने में होती है। ठीक है। 48 है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसको CuO से डिनोट किया जाता है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ब्लू तथा ग्रीन के ग्लास निर्माण में। ब्लू या ग्रीन कलर का ग्लास बनाने में क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी क्यूप्रिक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है।
49 है क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ कभी कभी क्या करता है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों के रासायनिक सूत्र पूछ देते हैं तो हमें नहीं पता होता है। तो क्यूप्रिक में सिर्फ एक अणु कॉपर के होंगे, जबकि क्यूप्रस में कॉपर के कितने अणु होंगे, तो 2 अणु होंगे। क्यूप्रिक में कॉपर के 1 अणु होते हैं, वहीं क्यूप्रस में कॉपर के 2 अणु होते हैं। ठीक, लाल ग्लास के निर्माण में इसका उपयोग होती है या फिर पेस्टिसाइड के रूप में होती है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का उपयोग ग्लास के निर्माण में किया जाता है, वहीं क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग लाल ग्लास के निर्माण में होता है। ठीक है। कॉपर, तो कॉपर इसका उपयोग बिजली का तार बनाने में, जो सभी को पता है। इसके अलावा बर्तन बनाने में और ब्रांज तथा ब्रॉन्ज या कांसा जिसको बोलते हैं उसको बनाने में होती है। ठीक है, कांसा बनाने में होती है। 51 है सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट में NO3 आता है, जिसका भी नाइट्रेट रहेगा उसके लास्ट में NO3 जुड़ जाता है, जिस प्रकार से कार्बोनेट में CO3 जुड़ रहा था। तो सोडियम का नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है N2 बनाने में। इसके अलावा प्रतिकारक के रूप में भी होता है। सोडियम नाइट्राइट, तो नाइट्रेट में 3 आता है NO3 और वहीं नाइट्राइट में NO2 आता है। ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं नाइट्राइट में, जैसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड में। खाद के रूप में सोडियम नाइट्राइट का प्रयोग होता है और KNO3 के निर्माण में। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्या पता कोई इसमें से एक आगो याद रह गया और एग्जाम में डायरेक्ट आ गया, ऐसा भी होता है। सभी याद करने की जरूरत नहीं है, पर 1-2 बार इसको पढ़ लेना है थ्रूली। ठीक है, ये नहीं करना है कि अब इसी को एकदम सारे के सारे हमको रट जाना है, भले ही कितना भी समय लग जाए, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। बस सभी चीज को एक बार नजर से देख लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, परंतु बहुत अच्छे से सबको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो हमें तो 60-70% ही रिजल्ट मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ना रिजल्ट लाने के लिए। तो वो वाला हाल नहीं कि ना कि एग्जाम में गए और जो एकदम टफ क्वेश्चन होती है अब उसको बिना बनाए छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले ही सब सारे के आसान क्वेश्चन के लिए टाइम ही ना बचे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। लूसेंट में सभी पढ़ने हैं, इसको भी पढ़ लेना है, पर ये याद करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर बहुत एक लाइन याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। 54 है सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। तो NaHCO3 का उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और चर्म रोगों के उद्योग में भी किया जाता है। मंद प्रतिरोधी या माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग होता है। नोट है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है। बेकिंग सोडा जो होती है उसको गर्म किया जाता है तो वो विघटित हो जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको अगर विघटित किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला देता है और इसीलिए पेस्ट्री या फिर केक इत्यादि में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फुल के मुलायम हो जाते हैं और वे हल्के एवं परिफुल्लित बन जाते हैं और हमें खाने में टेस्टी लगती है। ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग आप सभी लोग को पता होगा, इसमें क्या डिटेल से डिस्कशन करना। 55 है सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसका प्रयोग किया जाता है ग्लास के निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में और साबुन बनाने में होती है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो। तो इसका फॉर्मूला देखिए कितना लंबा चौड़ा है ना। सोडियम थायोसल्फेट Na2 अर्थात सोडियम के 2 अणु, सल्फर के 2 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु और वाटर के 5 अणु। तो सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 3 है, उसके अलावा 5 अणु पानी के है सोडियम थायोसल्फेट में। ठीक, और इसका उपयोग फोटोग्राफी में होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH या फिर इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, पेट्रोलियम के परिष्करण में अर्थात पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, इसके अलावा बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्रों के मर्सरीकरण में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से डिनोट करते हैं। यह एक तरह से ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है और रेडॉक्स के रूप में, दोनों तरह से यह कार्य करता है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होती है। इसके अलावा कीटाणु को नाशने में, कीटाणु को समाप्त करने में, रेशम में, ऊन में, चमड़ा वगैरह के विरंजन लेड के रंगों में किया जाता है। भारी जल D2O जो कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इससे बनता है भारी जल। इसका उपयोग न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में, ड्यूटेरेटेड यौगिक के निर्माण में और हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कितना सारा है, हाँ अब खत्म ही है। इसके बाद मिश्र धातु है। ठीक है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग होते ही रॉकेट ईंधन के निर्माण में, रॉकेट ईंधन बनाने में द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। वही सोडियम का उपयोग सोडियम पेरोक्साइड बनाने में, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग होती है लाल दवा के नाम से इसे जानते हैं। तो लाल दवा के नाम से किसे जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। यह जल को कीटाणु रहित करता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता है। वहीं पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग उर्वरक के रूप में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मृदु साबुन बनाने में होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग सॉफ्ट जो साबुन हम लोग उपयोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, उसमें क्या मिला हुआ रहता है? तो पोटेशियम क्लोराइड मिला हुआ रहता है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषक के रूप में भी होता है। नेक्स्ट और लास्ट 64 है बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोटेट। तो इसको ना, इसका रासायनिक सूत्र याद करना है। सोडियम के 2 अणु, बोरॉन के 4, ऑक्सीजन के 5, OH का 4 और 8 अणु पानी के। तो सबसे पहले याद कर लेना 8 अणु पानी के। बोरेक्स या सुहागा में कितने पानी के अणु हैं? तो 8 अणु पानी के हैं। ठीक है। फिर बीच वाला याद कर लेना है। और चूंकि बोरेक्स या सुहागा को हम लोग सोडियम टेट्राबोटेट भी कहते हैं। तो सोडियम मतलब सोडियम तो रहेगा ही, तो सोडियम रहेगा। ठीक। सोडियम के साथ और क्या रहेगा? टेट्राबोटेट। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4। मतलब जहां भी टेट्रा आता है ना, तो वहां पे 4 अपने से, मतलब टेट्रा इन द सेंस कि 4 का ही अणु का उपयोग होती है। ठीक है। तो टेट्राबोटेट है। बोटेट मीन्स क्या है? बोरॉन। तो बोरॉन के 4 अणु, टेट्रा मतलब 4, बोटेट बोरॉन के 4 अणु रहेंगे। ठीक है। तो 4 अणु हम बोरान के कर देंगे। ठीक है। टेट्राबोटेट नाम से ही पता चल रहा है बोरान के 4 अणु होंगे। उसके साथ में आ जाएगा, आप बोटेट भी है ना साथ में, तो अब क्या 4 अणु और किसके रहेंगे? हाइड्रोक्साइड के। तो हाइड्रोक्साइड के भी 4 अणु रहेंगे और साथ में ऑक्सीजन के रहेंगे 5 अणु। ठीक है। तो और इन सभी को बैलेंस करने के लिए इन सभी का जो होता है संयोजकता 2 होगी, तो यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हो जाएंगे और 8 अणु पानी के तो याद किए ही थे। तो इसको अच्छे से बोरेक्स का रासायनिक सूत्र याद कर लेना है। फिर से लिखते हैं, देखिए बिना देखे इसको हटाइए, मिटाइए। चलिए इसको छुपा दिए। ठीक। अभी मैं लिखती हूँ कि बोरेक्स या सुहागा के कितने अणु होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने होंगे। पहले तो हम लोग 8 अणु पानी के लिख देंगे। ठीक है। 8 अणु पानी के। फिर सोडियम था, सोडियम के साथ क्या था? सोडियम टेट्राबोटेट। तो यहाँ पे बोरॉन के कितने थे? 4 अणु थे। इसके साथ ऑक्सीजन हो गया था 5 अणु। और फिर हाइड्रोक्साइड का कितना अणु था? तो 4 अणु था ना, 4 अणु हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। और यहाँ पे इन सबको बैलेंस करने के लिए सोडियम के 2 अणु थे। तो यह हो गया सुहागा या फिर सोडियम टेट्राबोटेट। अब देखिए मुझे याद हो गया, तो मुझे लगता है आप लोग को भी याद हो गया होगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट है 13 नंबर है मिश्र धातु या एलॉयज। तो अभी तक हम लोग धातु पढ़ लिए, अधातु पढ़ लिए, यौगिक पढ़ लिए और इन तीनों के क्या क्या उपयोग हैं इसको भी पढ़ लिए। अभी क्या है मिश्र धातु या फिर एलॉयज। ठीक है, बस 2 क्लास में केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिए, उसमें बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा भी डेली आप लोग देखिए और अच्छे से समझ आ जाएगी साइंस सॉल्यूशन की है। मानव निर्मित पदार्थ और फिर औषधियाँ ही बस 2 ही बचे हैं, 15 टॉपिक ही हैं इसमें केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मिश्र धातु और एलॉयज क्या होती हैं? तो किसी धातु का या किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी होती हैं। क्योंकि यह मिश्र धातुएं हैं, मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण में क्या होती है ना कि उनके जो अवयव होते हैं वो अपना मतलब कि गुण को बनाए रखते हैं, लेकिन मिश्र धातुएं अर्थात वो उनको पिघला करके इस तरीके से मिक्सअप किया जाता है कि उनके जो गुण होते हैं, उनके जो अवयव हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफर वो प्रतीत होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इस्पात को ही ले लीजिए। ठीक है, तो इस्पात में क्या है, लोहा है जो कि 0.1% से लेकर के 1.5% इसमें कार्बन की मिश्र धातु होती है। तो लोहा अलग है, कार्बन अलग है, कार्बन के गुण अलग होते हैं, लोहा के अलग होते हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिला करके इस्पात बनाई जाती है तो क्या इस्पात के गुण इनके जैसे ही है? नहीं, वो इन दोनों से भी ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है उद्योगों के लिए। ठीक है, तो इसके गुण क्या हुए, इनके अवयव कौन से थे? लोहा, Fe एंड कार्बन। तो Fe एंड कार्बन से बहुत ज़्यादा डिफर हैं इस्पात के गुण। तो इनको कुछ अमाउंट में, जैसे कि आपको 1 से 1.5% कार्बन और बाकी सबके 99% लोहा को मिला के इस्पात बना दी जाते हैं। ठीक है, इस्पात में ही बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि देखिए स्टेनलेस इस्पात है, इसके अलावा टंगस्टन इस्पात है, मतलब अपने हिसाब के अनुसार कितना अमाउंट किसमें मिलाना है कि। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे इस्पात है, सिलिकॉन इस्पात है, कोबाल्ट इस्पात है, मैग्नीज इस्पात है, निकेल इस्पात है, बहुत सारे इस्पात हैं, उपयोग के अनुसार इस्पात बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेनलेस इस्पात जो है इसमें कितना प्रतिशत क्रोमियम है, कितना निकेल है, तो इन सभी को एक बार बस समझ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो स्टेनलेस इस्पात इसमें 18% क्रोमियम होती है और निकेल होते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम Cr+Ni निकेल से मिलके बनता है क्या? स्टेनलेस इस्पात। क्रोमियम निकेल से मिलके बनेगा स्टेनलेस इस्पात। यह संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है और इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। इस वीडियो को समाप्त करते हो, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते आपके लिए एक जरूरी सवाल है, नीला थोथा के आप लोग रासायनिक सूत्र कमेंट करके जरूर बताएं। नीला थोथा, ठीक है, जो कि 2 बार दोनों क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग बताएं।